नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2018 से हमने शुरुआत की थी। जीएस 3 के शुरुआती कुछ प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस कर चुके। आज के लेक्चर में उसके आगे के सवाल हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे कुछ पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिनमें हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर्स में से किसी पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमको इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, कहाँ कहाँ इसके अनुप्रयोग हैं, उन क्षेत्रों के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो चर्चा करने का ही इसमें ये मुख्य शब्द रहेगा, यहाँ डिस्कस करना है। शुरुआत कैसे करेंगे दोस्तों? शुरुआत करेंगे आसानी से इसको डिफाइन करके। आप जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करके अपने उत्तर को शुरू करें, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन लिखें। लेकिन ध्यान रहे कि एप्लीकेशन के लिए कम से कम 4 से 5 आप अलग अलग आयाम लें, अलग अलग क्षेत्र लें, वरना ये उत्तर अधूरा सा प्रतीत होगा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि क्षेत्र ले लिया, मेडिसिन का क्षेत्र ले लिया, उसके अलावा आपने खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र ले लिया, उसके अलावा आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग को लिख दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को लीजिए और हर क्षेत्र में आप कम से कम 1-2 उदाहरण जरूर लिखिए। इस तरीके से ये वाला उत्तर आपका पूरा हो पाएगा। अगर दोस्तों इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? देखिए, बेसिकली जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होता ये है जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके पार्ट्स को इस्तेमाल करके कोई नया, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उस साइंस को, उस विज्ञान को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख के अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि इसकी बहुत अलग अलग तरीके से एप्लीकेशंस हैं और फिर उन एप्लीकेशंस के बारे में आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप दे सकते हैं मेडिसिन का एग्जाम्पल, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का दे सकते हैं। जैसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग से जब आप कोई चिकित्सा युक्त प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जिससे कोई चिकित्सा की जा सके, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है। उसके अलावा अगर आप ये इस प्रकार की कोई बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे तो ये जैव सूचना विज्ञान बन जाएगा। ये भी मेडिसिन्स के ही फील्ड में आने वाली एक एप्लीकेशन है। उसके अलावा अब मानिए अगर कोई ख़राब कोशिकाएं हैं, उनको रिप्लेस करना है हमको स्टेम सेल से, तो वहाँ भी हमको जैव प्रौद्योगिकी की मदद लेनी पड़ेगी और ये भी तो इसीलिए उसके एक एप्लीकेशन के तौर पे उभर के सामने आती है। उसके अलावा अगर जीन थेरेपी करनी है तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा HIV का डायग्नोसिस आजकल जिस प्रकार से होता है, यानी जब HIV से संबंधित जांच पड़ताल होती है तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी एक अहम योगदान निभाती है। फिर आपने सुना होगा एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इसके तहत हम लोग एक पर्टिकुलर जीन के कोई हिस्से को काट के वहाँ पे कुछ और इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि कुछ न्यू प्रोडक्ट या फिर एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट हम बना देते हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हम चाहते हैं डालना वो प्रॉपर्टीज़ इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इसको मिनी मशीन से जोड़ देते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो सकती है। और फिर अगर हम लोग एग्रीकल्चर या फिर कृषि के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे GM क्रॉप्स एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण बनेगा। ये बेसिकली होते क्या हैं? अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल होती हैं ये, जिसमें कुछ ऐसा प्रोटीन ऐड किया जाता है जिसकी वजह से या तो इसकी उपज बढ़ जाएगी, या फिर खरपतवार के संबंध में इसकी सहिष्णुता बढ़ जाएगी, या फिर रोग या फिर किसी प्रकार का जो जलवायु परिवर्तन संबंधित आपदाएं हैं उसके प्रति इसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इस वजह से
हम किसी भी क्रॉप में एक जो है जीन मॉडिफाई कर देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। हालांकि ये जो है ये बहुत डिबेटेबल मुद्दा है, क्योंकि कहा जाता है भाई आप इस तरीके से अगर खाद्य फसलों पे छेड़छाड़ करेंगे तो माना कि आप ये वाले अपने ऑब्जेक्टिव तो मीट कर लेंगे, लेकिन क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ रहेगा? अगर हम उसको खाएंगे तो कोई बीमारी ऐसा तो नहीं हमारे शरीर में आ जाए? तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत डिबेटेबल हैं यहाँ पे। हालांकि एग्जाम्पल लिखना हो तो आप यहाँ पे गोल्डन राइस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वो एक जीएम क्रॉप है, उसकी वजह से राइस का जो है उत्पादकता वो भी बढ़ी है और उसकी उपज भी बढ़ी है। फिर अगर आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यानी फूड प्रोसेसिंग के एरिया में लिखना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ यानी कि कितने समय तक वो ख़राब नहीं होगा, कितने समय तक वो एकदम स्वस्थ बना रहेगा। फिर दोस्तों, अगर आप एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन या फिर पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप बायो रेमेडिएशन लिख सकते हैं। ये एक तरीका होता है जिसमें हम लोग जीव जंतुओं का इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमारे पर्यावरण से प्रदूषण को, पॉल्यूटेंट्स को बाहर खींच निकालते हैं, तो इससे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलती है। तो ये बायो रेमेडिएशन का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी अलग अलग जो आपने क्षेत्र लिए तो उसमें आप एक दो एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए, तभी ये क्वेश्चन लिखने में मज़ा आएगा और अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों हमने इसका उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले तो हम जैव प्रौद्योगिकी या फिर जो इसके संबंधित विज्ञान है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई क्या है। बेसिकली एक तरीका है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले हम लोग दवाओं में देखते हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग अगर कुछ ऐसे प्रोटीन बना लेते हैं जो किसी बीमारी का इलाज कर पाएँ तो सोचिए कितना बेहतर रहेगा। और ये अब संभव हो पा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की वजह से। बायोटेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल छुपा हुआ है कि वो एक हेल्थ सेक्टर को नया ही आयाम, एक नया डायमेंशन प्रोवाइड कर सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कोई कंप्यूटर की नॉलेज को बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक हो जाती है या फिर जैव सूचना विज्ञान हो जाता है। ये भी कई जगह पे काम आता है। उसके अलावा अगर कोई ख़राब आपके सेल्स हैं, डिफेक्टिव हैं, और संभव हो सकता है कि वही डिफेक्टिव सेल आपकी आने वाली पीढ़ी में भी कंटिन्यू करें, तो भाई पूरी जो जनरेशन है वो उस डिफेक्टिव सेल से होने वाली किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित रहेगी। तो इससे बचने के लिए हम लोगों के पास जीन थेरेपी होती है, हम लोगों के पास स्टेम सेल संबंधित टेक्निक्स होती हैं जिससे हम वो वाला डिफेक्टिव सेल वहाँ से निकाल के उसकी जगह पे एक स्वस्थ सेल या स्वस्थ कोशिका लगा सकते हैं। और ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। यानी अब वो जो बीमारी थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, पहले ही आप उसको ठीक करा पाएंगे। और अगर हम छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं साइंस के बेटरमेंट के लिए, ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट के लिए, तो फिर वो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी के नाम से जानी जाती है। ये भी एक अलग सी एप्लीकेशन है जिसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में क्या है, तो हम लोग ने जीएम क्रॉप्स की बात की। हालांकि ये जो मुद्दा है ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, अभी तक इस पर विवाद बने हुए हैं क्योंकि ये चीज़ सामने नहीं आई है। क्या ये ह्यूमंस जब इसको कंज्यूम करेंगे, जब इसको खाएंगे, तो ये किसी प्रकार से उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी? हालांकि फिर भी इसको कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, बायोफ्यूल के निर्माण, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जैव ईंधन में भी इसका इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है, पोषक तत्वों के अनुपूरण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी की ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं और आज के समय में ये बहुत ज़रूरी भी है। फिर हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो दोस्तों, किसी भी उत्पाद के शेल्फ जीवन, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा सकती है। अगर किसी चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, मान लीजिए अगर कोई एक चीज़ थी वो 10 दिन तक चलती है आमतौर पे, लेकिन हमने उसमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई और अब वो 50 दिन तक चल सकती है, तो तय बात है कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि अब वो ज़्यादा समय तक चल सकती है। कोई उसको घर लेके जाए तो उसको 50 दिन तक वो स्टोर करके धीरे धीरे यूज़ कर सकता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से इनडायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में भी अपना योगदान देती है।
फिर अगर हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, तो बायो रेमेडिएशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो यहाँ भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, इस वजह से ये बायोटेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन के रूप में उभर के सामने आता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया, और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई HIV का जो डायग्नोसिस होता है वो भी आजकल इसी बिना पे किया जाता है। आप यहाँ पे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर जगह से एक जीन हटा के दूसरे जीन इंसर्शन के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से भी आप इसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं अपनी तरफ से। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे शब्द सीमा को देखते हुए हमें आंसर करना है, लेकिन अगर आपको और एप्लीकेशंस याद आएँ तो आप वो भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है जैव प्रौद्योगिकी के लिए सरकार क्या कर रही है, तो भाई सरकार ने कई सारी योजनाएं इसके लिए चालू कर रखी हैं, जैसे राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और इनोवेशन इन इंडिया I3 करके का पूरा नाम है। ये BIRAC बिराक द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसमें इंडस्ट्री और शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनको एक जगह पर लाया जाता है और उनकी मदद से बायो फार्मास्यूटिकल की तेज़ डेवलपमेंट या तेज़ विकास पे फोकस किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, उनको भी प्रोत्साहित करती है। उसके अलावा दूसरा है मिशन कोविड सुरक्षा। इसके तहत नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान की जानी थी, जो कि सुरक्षित हो, प्रभावी हो, सस्ती हो और आसानी से उपलब्ध हो। यह भी BIRAC बिराक द्वारा प्रशासित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक हिस्सा है। फिर आता है बायोटेक किसान कार्यक्रम। इसमें हम लोग जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है उसको खेत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो किसान मौजूद हैं उसकी समस्याओं को हम लोग समझ सकें और विज्ञान की मदद से उसके समस्याओं का निवारण कर सकें। उसके अलावा एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हमारा फोकस है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर। इसमें हम इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से पॉपुलेशन के जीन्स को स्टडी करने के प्रयास में रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन और उन्नति यानी अंडरटेकिंग नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एक और मिशन यहाँ पे सामने आता है। इसका फोकस है कि आने वाले 5 वर्षों में हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव लाना, और वो भी किसकी मदद से आएंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आएंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वामपंथी उग्रवाद के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यानी एक जो विचारधारा है जो वामपंथी उग्रवाद के साथ जोड़ी जाती है और उस विचारधारा से जो प्रभावित नागरिक हैं, कैसे उनको सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्या ऐसी रणनीति स्थापित की जाए, क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, ये आपको लिखना है। तो बेसिकली इसमें आपको लिखना है कि सरकार अभी क्या कर रही है और सरकार क्या आगे कर सकती है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड हैं, वो ग्रोथ की, वो सोशल इकोनॉमिक दोनों ही तरीके की ग्रोथ की मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भाई हम लिखेंगे जो हमारा जो वामपंथी उग्रवाद है वो एक बड़ी चुनौती रहा है भारत के लिए, और इस बात को सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स का भी जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट का जिक्र करने से ये आपको दिखाने में आसानी होगी कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो पूरा परिदृश्य है, वो बड़ा गंभीर है। फिर आपको लिखना होगा सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसका मुकाबला करने के लिए, और अंत में आपको लिखना पड़ेगा कि इस पे विजय पाने के लिए हमें और क्या क्या किया जाना चाहिए, यानी एक सजेशन देके आपको अपना उत्तर यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस केस में अगर इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं तो आप शुरुआत में लिखें कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है ये बहुत बड़ी चिंताजनक एक समस्या है, और इसको प्रूव करने के लिए कुछ इंसिडेंट्स का आप उल्लेख करें जिसमें ये दिखे कि इसने किस हद तक तबाही मचाई है, किस हद तक लोगों का नुकसान किया है। फिर इसके बाद आपको लिखने हैं स्टेप्स जो सरकार ने लिए हों इस पर काबू पाने के लिए। तो इसमें आप अलग अलग स्टेप लिख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम या फिर सुरक्षा संबंधी व्यय योजना। ये बेसिकली 2017 में शुरू की गई थी। इसमें मेन फोकस था कि जो पुलिस फोर्सेस हैं उनका आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइजेशन उनको प्रदान करना है, जिससे कि वो LWE एरियाज़ में यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के एरियाज़ में बेहतर
और प्रभावी ढंग से वामपंथियों का मुकाबला कर सके। उसके अलावा इसमें एक और फोकस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, और इसके लिए इसी का एक सब कॉम्पोनेंट भी था जिसको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तौर पे जाना जाता है। फिर सरकार ने जगह जगह पे वामपंथियों का मुकाबला करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी चलाए हैं। जो भी क्षेत्र इस विचारधारा और इससे संबंधित परिणाम से ग्रसित है, उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं। उस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी सरकार ने कार्य किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है उस पर्टिकुलर एरिया के। सरकार ने कोशिश की है कि इस तरीके के विचारधारा का मुकाबला करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन लिया जाए। जन भागीदारी से ही ये समस्या जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए भी सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। उसके अलावा यहाँ आप जिक्र कर सकते हैं एक समाधान नाम के स्टेप का, जिसमें इन सभी अक्षरों का अलग अलग मायने है। उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं नेशनल स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि 2015 के आसपास लाई गई थी। LWE अफेक्टेड एरियाज़ में विकास करने के लिए, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनकी रक्षा के लिए। साथ ही यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई एक नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान भी लाया गया था इसी चीज़ के लिए, इसको रोकने के लिए। और अगर कोई ऑपरेशन का नाम लिखना हो तो आप ऑपरेशन ग्रीन हंट का नाम लिख सकते हैं, जो कि 2009-10 के आसपास चलाया गया था, जिसमें जो भी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे नक्सल और उससे संबंधित विचारधाराएं काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमको सेना डिप्लॉय करनी पड़ेगी, वहाँ हमको ज़्यादा अपनी आर्मी रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप विभिन्न यहाँ पे स्टेप्स लिख सकते हैं और ये दर्शा सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से इस विचारधारा को टैकल करने के लिए और इससे ग्रसित लोगों को आगे मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास उनका कराने के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत हमने ऐसे की है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। तो अब हम लिखते हैं कि पिछले करीब 5 दशकों से, यानी करीब 50 साल से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। हालांकि इस प्रकार के जो विचारधारा है उसका प्रसार रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अलग प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कई सरकार ने विकास कार्य भी किए हैं। एक योजना यहाँ पे लिखा है सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, वो सरकार के स्टेप्स में आप पहली चीज़ लिख सकते हैं। ये योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। इसमें फोकस था कि जो पुलिस फोर्सेस हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाए। फिर ये एक अम्ब्रेला योजना थी, इसके अंदर कई सारी और योजनाओं को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बुनियादी ढांचे को और बेहतर कर सकें और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं अभी उनका समाधान कर सकें। इसके अलावा जो भी ऐसे लोग हैं जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। जैसे कि सबसे पहला उसमें पॉइंट है कि जो भी चरमपंथी है उनके खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जवाबी विद्रोह अभियान चलाए हैं सरकार ने। जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, उसके अलावा वहाँ पे सुविधाओं को बेहतर तरीके से मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित किया है। सरकार जानती है अगर आपको वामपंथी उग्रवाद को हटाना है, जड़ से मिटाना है, तो इसमें लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। सहभागी रूप से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की ऑपरेशन ग्रीन हंट की भी आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। 2009-10 के आसपास लाया गया था। उसके अलावा आप नेशनल पॉलिसी की भी चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनल स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई उसकी भी चर्चा कर सकते हैं, जो 2015 में लाई गई थी। तो ये कुछ स्टेप्स आप लिख सकते हैं ये दिखाने के लिए सरकार ने कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कदम उठाए हैं। हालांकि अभी एक चीज़ करना बाकी है, सरकार को सरेंडर पॉलिसी को बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति जो शुरुआत में किसी से इन्फ्लुएंस होके वामपंथी उग्रवाद की तरफ चला गया हो और अब वो वापस आना चाह रहा हो, तो अगर वो सरेंडर करे तो सरकार को उसके लिए सरेंडर करना आसान बनाना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। तो अब ये एक क्षेत्र है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से आप अपने उत्तर को कंक्लूड करेंगे।
अब दोस्तों हम देखते हैं रेड कॉरिडोर से संबंधित कुछ चीज़ें। देखिए जो रेड कॉरिडोर है ये बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा डिमार्केट किया जाता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा बताया जाता है कौन से क्षेत्र जो हैं वो रेड कॉरिडोर में आएंगे। भाई है क्या रेड कॉरिडोर? ये उन एरियाज़ को दर्शाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, सबसे ज़्यादा वामपंथी उग्रवाद है। यानी जो जो एरियाज़ रेड कॉरिडोर में आते हैं वो इस पर्टिकुलर समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इसमें जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और नंबर ऑफ स्टेट्स की मात्रा है वो बढ़ती और घटती रहती है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में करीब 106 डिस्ट्रिक्ट और जो कि करीब 10 राज्यों में पड़ते हैं उसमें ये रेड कॉरिडोर फैला हुआ है। अब इसमें भी सरकार ने क्या किया, 3 अलग अलग क्राइटेरियाज बना दिए हैं। ऐसे एरिया जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ऐसे एरिया जो मीडियम अफेक्टेड हैं और ऐसे एरिया जो कम अफेक्टेड है लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं वामपंथी उग्रवाद प्रेजेंट है। तो ऐसे एरिया जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है उनको सीवियरली अफेक्टेड कहा गया और इसमें 4 ऐसे राज्य रखे गए। एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा बिहार। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रेड कलर से लिखा है वो एरियाज ऐसे हैं जो बहुत सीवियरली अफेक्टेड हैं, जिसमें बिहार का कुछ क्षेत्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र है। इनफैक्ट यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र है जो इस समस्या से सीवियरली अफेक्टेड है। जो ऑरेंज कलर में ये क्षेत्र है ये मॉडरेटली, इसमें कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं। लीस्ट अफेक्टेड क्षेत्र में हालांकि बहुत कम ऐसी घटनाएं हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घटनाएं इस प्रकार की मौजूद हैं, इसीलिए हमने उसको यहाँ कैटेगराइज किया है। फिर दोस्तों हम चलते हैं एक समाधान इनिशिएटिव की तरफ जो सरकार द्वारा लिया गया एक स्टेप है वामपंथी उग्रवाद के अगेंस्ट, माओवादी के चारों तरफ घूमने वाली विचारधारा के अगेंस्ट। ये बेसिकली 8 मई 2017 को डिक्लेयर किया गया था राजनाथ सिंह द्वारा और इसमें एक एक अक्षर का अलग अलग तात्पर्य है। जैसे समाधान में जो पहला एस आता है उसका मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, हमको स्मार्ट लीडरशिप बनानी पड़ेगी। जो ए आता है उसका मतलब एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, यानी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ हमको अग्रेसिव स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। एम से आता है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब जो भी ऐसे सुरक्षा बल हैं जो इस विचारधारा से लड़ रहे हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको समय समय पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ए से आता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस के इनपुट तुरंत तौर पे मिलने की हमको प्रणाली बनानी पड़ेगी। उसके बाद डी से आता है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज। एच से आता है हार्नेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए से आता है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। एन से आता है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो बेसिकली ये 8 पिलर्स हैं जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और अगर ये 8 इसी तरीके से ये पिलर्स को हमने अचीव करा तो हम माओवादी और उससे संबंधी विचारधारा से अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे और इस विचारधारा को सप्रेस भी कर पाएंगे। हमारा अगला सवाल दोस्तों नेशनल डिफेंस काउंसिल के बारे में है। क्वेश्चन में पूछा गया उसको इलैबोरेट करने का, यानी यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा परिषद के बारे में पूछा गया है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। इलैबोरेट आपका कीवर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे प्रकाश डालने को आपको कहा गया है। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे तो नेशनल डिफेंस काउंसिल की जगह ऐसा प्रतीत होता है कि एग्जामिनर आपसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछना चाह रहे थे, क्योंकि नेशनल डिफेंस काउंसिल नाम की कोई संस्था ऐसी आपको एग्जिस्ट करती नहीं है, मिलती नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो आपको उसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करनी है, आपको बताना है उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, फिर उसके बाद आपको उससे जुड़े हुए कुछ फंक्शंस के बारे में बताना है, उसकी संरचना क्या है, कार्य क्या है, इस बारे में आपको उल्लेख करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में आप लिख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, एक तो वो कब बनी, 1998 में वो बनी थी, तब वाजपेयी सरकार हुआ करती थी तब वो बनी थी। उसके अलावा ये क्या है, ये 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 3 टीयर हैं जो इसकी संरचना है उसके अलावा इसके हेड होते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और ये जो बॉडी है ये आंसरेबल किसको है, ये आंसरेबल है, ये जवाबदेह है पीएमओ को, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। उसके अलावा एक करती क्या है, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे देश की, जो इंटेलिजेंस संबंधी सूचनाएं लाती हैं उनके साथ ये जो भी इंफॉर्मेशन देश के हित में होती है उसका आदान प्रदान करने में इन्वॉल्व है। उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये देश की इंटरनल
और ये देश की एक्सटर्नल दोनों ही तरीके की सिक्योरिटी को मैनेज करता है। उसके अलावा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही तरीके के क्राइम को भी ये मैनेज करता है। कन्वेंशनल तरीके होते हैं जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से अपराधी इस तरीके को अपना रहे हैं, उन सभी तरीकों को हम कन्वेंशनल क्राइम में रखते हैं। नॉन कन्वेंशनल क्राइम जो आजकल नए नए क्राइम्स उभर रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, जैसे कि साइबर वॉरफेयर, इस तरीके के जो भी नए नए क्राइम उभर रहे हैं उनको हम लोग नॉन कन्वेंशनल क्राइम के कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसके अलावा ये टेररिज्म से संबंधित किसी भी गतिविधि को भी देखता है, उसे चेक करता है। उसके अलावा अगर स्पेस डिफेंस की बात करें तो भी उसमें ये बॉडी अपना रोल प्ले करती है। उसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी संबंधित अगर कोई डिफेंस है तो उसमें भी ये बॉडी काफ़ी प्रभावी है। इसके तो अगर आप इसके इस कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही किसी भी प्रकार से देश की सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न हो, ये बॉडी अपना अहम रोल प्ले करती है। अब दोस्तों देखते हैं हमने किस प्रकार से इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये त्रिस्तरीय संगठन है, एक 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन टास्क है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी संबंधित जितने भी स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको देखना। इन सभी मुद्दों की देखरेख का कार्य इसको मिला हुआ है। इसकी जो स्थापना है वो 1998 वर्ष में की गई थी, जब वाजपेयी सरकार का शासनकाल था। ये अपने संचालन के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के प्रति जवाबदेह होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके प्रति ये आंसरेबल है। तो इस तरीके से आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, एक भूमिका बांध दी। फिर हम देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है आमतौर पर भारत सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के साथ समन्वय करता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात हो तो भी वो इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये जो सुरक्षा संबंधी और खुफिया मुद्दों पर सलाह देने का भी कार्य करता है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये एडवाइजरी फंक्शन भी निभाती है। अभी कौन कौन से एरियाज़ का ध्यान रखती है? सबसे पहले भारत में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, जो पारंपरिक तरीके के क्राइम्स हैं या फिर जो गैर पारंपरिक तरीके के क्राइम्स हैं, दोनों ही चीज़ों को ये देखती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है। उसके अलावा रक्षा और सैन्य मामले, उनको ध्यान में रखती है। अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो भी रक्षा होती है उसको भी ये देखती है, और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को भी ये अंडर चेक रखती है, इनका वो प्रबंधन करती है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसका गठन क्यों हुआ था, तो शुरू में इसका गठन देश की परमाणु नीति को रणनीतिक रूप से मजबूत करने के इरादे से किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही करते हैं, और यह इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ डेटा अवेलेबल है नहीं, जितना है वो जो हमारे आंसर के लिए उपयोगी है वो यहाँ पे हमने आपके सामने रख दिया। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आप एड्रेस करें। शुरुआत में उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएं उसका गठन कब हुआ था, उसके साथ एम क्या थे जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट के दौरान जुड़े हुए थे, फिर वो किस तरीके से काम करता है, उसके कार्य क्षेत्र क्या हैं, और अल्टीमेटली आप बता सकते हैं कि उसको हेड कौन करता है और वो किसके प्रति जवाबदेह है। इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम करें। फिर जो अगला हमारा प्रश्न है वो है पीपीपी मॉडल के बारे में, और वो भी कहाँ, रक्षा क्षेत्र में हमको इसकी उपयोगिता बताना है। पीपीपी मॉडल रक्षा क्षेत्र में क्या है? पीपीपी बेसिकली है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक मॉडल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है, आपको परिभाषित करना है कि भाई सार्वजनिक निजी भागीदारी का ये मॉडल क्या है। उसके अलावा फिर इस मॉडल को विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्यों पसंद किया जाता है, ऐसा इसमें क्या है, तो ये आपको शुरुआत में लिखना है। इस सबको आपको ब्रीफ में, संक्षिप्त में लिखना होगा। फिर आते हैं अपने मेन आंसर की तरफ। यहाँ पे आपको लिखना है कि रक्षा क्षेत्र में क्या ये मॉडल काम करेगा, इसका इतना महत्व क्यों है। यहाँ पे आप किसी समिति की सिफारिश भी लिख सकते हैं जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में इस मॉडल को प्रभावी बताया था, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिफारिश की थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे शेखटकर कमेटी के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। इनके काफ़ी सारे जो रिकमेंडेशन थे उसमें से एक ये भी था कि पीपीपी मॉडल को रक्षा क्षेत्र में लागू किया जाए। फिर अंत में आप लिख सकते हैं कि ये जो है रक्षा क्षमता के निर्माण में किस प्रकार से मदद कर सकता है,
और इसी बात के साथ आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में इंट्रोडक्शन की जब हम बात करें तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि भाई विभिन्न विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स मौजूद हैं और उनमें से एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल। इस मॉडल में जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट एक तरफ होती है और प्राइवेट पार्टी एक तरफ होती है। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है और दोनों मिलके किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। या तो ये लोग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं या फिर ये लोग कोई एसेट डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पे कुछ हद तक शेयरिंग होगी। अब अगर हम बात करें दोनों शेयर कर रहे हैं तो जो ओनरशिप होगी, उसके अलावा जो रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व होंगे, उसके अलावा जो भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे पार्टीज़ को, तो वो सबके सब शेयर्ड होंगे क्योंकि दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इसकी मदद से बड़े बड़े जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं वो आसानी से बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो अपनी एफिशिएंसी भी लेके आता है। ये आपको ध्यान रहे कि प्राइवेट सेक्टर दक्षता के मामले में पब्लिक सेक्टर से काफ़ी आगे होता है, प्लस वो अपनी एक्सपर्टीज़ भी लेके आता है। इसीलिए जो भी ये बड़े प्रोजेक्ट हैं ये आसानी से पूरे हो सकते हैं। फिर बात करें तो दोस्तों ये दो प्रकार से चल सकता है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है एक जॉइंट वेंचर स्थापित कर ले। जॉइंट वेंचर से मेरा मतलब है कि हम लोग इक्विटी में बांट लें। भाई अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया यानी कोई ऐसी कंपनी बनाई जो इसी के उद्देश्य से बनी हो तो उसमें हम लोग इक्विटी रख लेंगे। कुछ हद तक सरकार की ओनरशिप होगी, कुछ हद तक उसमें प्राइवेट की ओनरशिप होगी। तो इसमें दोनों मिलके काम करेंगे। या फिर जो गवर्नमेंट है वो लीज पे दे दे पूरा प्रोजेक्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसमें फ़ंड लगाएगी, उसकी डिज़ाइन पे काम करेगी, उसको ऑपरेट करेगी कुछ समय, फिर जितना उसने पैसा लगाया है प्लस जितना उसको प्रॉफिट चाहिए, जितना तय हुआ हो उतना लेके वो यहाँ से विड्रॉ कर सकती है और पूरा ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर सकती है। क्योंकि इसमें प्राइवेट की भी भागीदारी है, इस वजह से इस मॉडल को हम लोग सेमी प्राइवेट मॉडल भी कह सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे लेकिन गवर्नमेंट की भी भागीदारी है और गवर्नमेंट अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखता है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं होता। ये जो मॉडल है दोस्तों ये ग्रीन फील्ड के लिए भी चलता है और ब्राउन फील्ड के लिए भी चलता है। अब ग्रीन फील्ड ये है, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे शुरू से बनाना है। अगर मान लीजिए मेरे को किसी एक क्षेत्र में लखनऊ में एक नया एयरपोर्ट स्थापित करना है तो वो मेरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। उसके लिए भी मैं पीपीपी मॉडल पे काम कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर ब्राउन फील्ड है यानी कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से वहाँ पे है लेकिन उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना है, हो सकता है वहाँ पे एक और रनवे बनाना हो या इस एयरपोर्ट में एक और बिल्डिंग बनानी हो, तो ये सब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं और पीपीपी मॉडल जो है इस पे भी लागू होता है। अब हम एक बार अपना आंसर देख लेते हैं। शुरुआत में हमने इसको डिफाइन किया है, क्या है, एक अरेंजमेंट है किस किस के बीच में, सरकार के और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। होता क्या है, ये दोनों एक साथ मिलके या तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर ये कोई एसेट्स बनाएंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े स्केल के होते हैं जैसे कि ब्रिज बनाना, हाईवेज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, उनको आसानी से और बेहतर तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट लाने में मदद करता है किसी एक क्षेत्र में। उसके अलावा यह सरकारी अधिकारियों और वहाँ की स्थानीय निकायों को आवश्यक संसाधन प्रदान करने में भी मदद करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी जोखिम है, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो भी काफ़ी हद तक शेयर्ड होता है। अब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो शेखटकर समिति ने वर्ष 2016 में सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए और रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। उन्होंने इसकी सिफारिश दी थी। तो रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत आप स्टार्टअप लगा सकते हैं, एमएसएमई को बुला सकते हैं और अन्य निजी खिलाड़ियों को बुला के उनकी भागीदारी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार ने लगातार कई कदम उठाए हैं निजी क्षेत्र के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए डिफेंस के एरिया में, डिफेंस के स्फेयर में। 2016 में भाई भारत सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया को संशोधित किया और उससे कोशिश की कैसे करके प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। और फिर रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में रक्षा उत्पादन नीति का मसौदा पेश किया गया था। ये दूसरा स्टेप हो गया सरकार का।
और इसके साथ ही मेक इन इंडिया जैसी विभिन्न पहलें भी निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इस प्रकार से सरकार लगातार स्टेप्स उठा रही है कि वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके रक्षा क्षेत्र में, और जो शेखटकर कमेटी ने सिफारिश की है उसको लागू किया जा सके। तो इस प्रकार से आप ये उत्तर पूरा लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस कमेटी की रिकमेंडेशन लिखना बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि स्पेशली डिफेंस के बारे में आपसे पूछा गया है, और क्योंकि ये पूरा उत्तर जो है वो पीपीपी मॉडल के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। शुरुआत में पीपीपी मॉडल के बारे में लिखना, उसे समझाना भी आवश्यक है। तो इसी सीक्वेंस में आप कोशिश करें कि अपना उत्तर बनाएं। और अंत में आपने लिखा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाया जा सके रक्षा क्षेत्र में। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो हर क्वेश्चन है उसमें 200 वर्ड की मैक्सिमम वर्ड लिमिट आपको दी होती है। 12 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम अलोकेटेड मार्क्स होते हैं। और इसका जो पहला सवाल है वो यूपी के स्किल डेवलपमेंट मिशन से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का आपको परीक्षण करना है, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करना है। तो ये फिर से एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में पूछा गया है। तो हमने जैसे बात की थी, आप शुरुआत कैसे करेंगे, बैकग्राउंड देकर कि भाई स्किल डेवलपमेंट मिशन कब शुरू किया गया, इसके मेन उद्देश्य क्या थे, मेजर प्रोविजंस क्या थे। उसके अलावा फिर आप जो मेन अपनी बॉडी है उसमें लिखेंगे डिटेल में कि इसके क्या क्या प्रावधान है और किस तरीके से ये लागू किया जा रहा है, किस तरीके से इसका प्रशासन हो रहा है। फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लिखें, कुछ फैक्ट और फिगर्स का इस्तेमाल करके। आंकड़ों का इस्तेमाल करने से आपके उत्तर को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और अंत में आप यहाँ कुछ सल्यूशन दे सकते हैं कि अगर ऐसा ऐसा कर लिया जाए तो ये मिशन कमाल कर देगा, तो ये मिशन अपने अपेक्षित परिणामों तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमको बात करनी है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में। अगर हम लोग इंट्रो की बात करें तो शुरुआत में आप लिख सकते हैं इसको शुरू कब किया गया, तो आप लिखें 2013 में इसको शुरू किया गया। फिर यहाँ पे लिखें कि इसके मेन उद्देश्य क्या थे, इसके एम क्या थे। तो जब शुरू किया तब हमने ये टारगेट लिया कि 4 मिलियन युवा लोग जो हैं उनको हम लोग कौशल प्रदान करेंगे, उनको हम लोग स्किल देंगे। और कब तक, तो इसकी टाइमलाइन रखी गई 2022 तक। अब इसके लिए यहाँ पे मिशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाता है, जिसके तहत युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में मदद की जा सकती है, उनका कौशल का विकास किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो यूथ है इसमें भी ये मिशन बेसिकली टारगेट करता है कमज़ोर वर्ग को। और इस बात का अंदाज़ा इसीलिए हम लगा सकते हैं क्योंकि जो भी इसमें भागीदारी आती है उसमें कुल भागीदारी का जो 20% है वो तो माइनॉरिटीज़ आते हैं, यानी अल्पसंख्यक आते हैं, और करीब 30% जो भागीदारी है वो महिलाओं की है। तो ये दोनों ही जो लोग हैं ये कमज़ोर या वल्नरेबल ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो इसीलिए मिशन के उद्देश्य हैं यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स डेवलप करना। उसमें भी मेन जो एम है वो है कमज़ोर वर्ग के कौशल को बढ़ाना। और फिर मिशन ये एम रखता है कि भाई जो हमने लोग लिए हैं कम से कम इनमें से 70% तो सर्टिफाई हो सके, जिनको हम सर्टिफिकेट दे सकें। तो समझिए अगर 100 लोग टोटल आए हैं तो करीब 70 लोगों को तो सर्टिफिकेट मिल सके, और इन 70 में से कम 50% लोगों को ऐसा रोज़गार मिल सके जहाँ पे उनको वेतन प्राप्त हो, जहाँ पे उनको वेतन मिले। यानी 70 का 50% हो गया करीब 35। तो मिशन चाहता है कि कम से कम 35 लोगों को तो वेतन वाला रोज़गार मिले, उनको सैलरी मिले, और जो लोग इसमें आए कम से कम 70% तो सर्टिफाई हो जाएं। फिर इस सब के लिए अलग अलग विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे कि स्किल्स को डेवलप किया जा सके। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है। इसके क्राइटेरिया यह है कि जो भी व्यक्ति इसमें आएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश में रहता हो। उसकी जो एज है 14 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इस सब को फंड करने के लिए एक स्पेशल यहाँ फंड बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है स्किल डेवलपमेंट फंड। इससे पैसा निकल के इस मिशन की तरफ लगेगा, जिससे कि जो जो हमारे उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए हम कार्य कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, देखिए गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है और वो चाह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके जो इस मिशन को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सके। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रही है, पर यहाँ समस्या है भाई, आप
ये इंस्टीट्यूट तो खोल रहे हो, पर आपने क्या क्वालिटी पे ध्यान दिया? तो यहाँ पे जो गुणवत्ता है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके अलावा एक्सपर्ट्स की कमी है इसमें, उसके अलावा स्टाफ की भी कमी है, यानी अंडर स्टाफ्ड है। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए सरकार को करना क्या चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उसको पहले तो आंकलन करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसे एरिया है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री आने वाली है, जहाँ पे ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न हो सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि एक नई मोबाइल की फैक्ट्री लगने वाली है किसी एक क्षेत्र में। तो जब मोबाइल की वो फैक्ट्री लगेगी तो उसमें काफ़ी सारे लेबर्स चाहिए होंगे। तो गवर्नमेंट को इस मिशन के अंतर्गत लोगों को इस प्रकार से कौशल प्रोवाइड करना चाहिए, स्किल देनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री में उनका रोज़गार मिल सके, उनका एम्प्लॉयमेंट हो सके। तब ये मिशन अपने वांछित परिणामों तक या अपेक्षित परिणामों तक आसानी से पहुंच पाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2013 में शुरू किया गया था। ये उद्देश्य क्या था? 4 मिलियन जो युवा हैं उनको कौशल प्रदान करना है। कब तक? 2022 तक। और इसी के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज या फिर अल्पकालीन कौशल विकास पाठ्यक्रम भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और उसके तहत प्रारंभिक चरण में करीब 3.5 लाख से अधिक छात्रों को कुशल बना दिया गया है। यानी अगर आप ये फैक्ट लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि मिशन ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है। हालांकि क्या करना है, राज्य को करना ये चाहिए कि क्षेत्र विशिष्ट कौशल परियोजनाएं और आवश्यकता आधारित परियोजनाओं की पहचान करनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई बड़ी मोबाइल की कंपनी है जो राज्य में अपनी निर्माण इकाई स्थापित करने वाली है। सरकार को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इसका आकलन करना पड़ेगा और उसके बाद उस इकाई की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें कौशल प्रदान करना पड़ेगा, जिससे उस इकाई को तो अपने स्टाफ मिल जाए और जो राज्य के युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको रोज़गार मिल जाए। ये जो मिशन है ये जितने भी राज्य के विभाग हैं उनके द्वारा किए गए कौशल विकास संबंधी सभी प्रयास को संयोजित करने और एकीकृत करने के एक मिशन के रूप में उभर के सामने आया है। अच्छा, इसमें एक गवर्निंग काउंसिल भी है, यानी कि इसमें एक संचालन परिषद भी है और जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे। अब हमने पीछे पढ़ा था कि भाई यूथ को ट्रेन करना है 4 मिलियन, तो उन यूथ में जो मेन फोकस किया गया है वो कमज़ोर वर्ग के लोगों पर किया गया है। यहाँ पे कोशिश की गई है कि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। ये इस तथ्य से स्पष्ट हो सकता है कि जो पूरा कवरेज है उसमें जो 20% उम्मीदवार हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और जो 30% महिलाएं उम्मीदवार इसमें आती हैं वो भी कमज़ोर वर्ग को ही बिलोंग करती हैं। तो यानी कमज़ोर वर्ग पे इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। उसके अलावा अगर मिशन के तहत आपको कोई लाभ प्राप्त करना है तो कुछ पात्रता के मानदंड रखे गए हैं, जैसे कि उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना पड़ेगा और उसकी आयु 14 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा सरकार ने यह अपना उद्देश्य रखा है कि मिशन में करीब जो भी सफलतापूर्वक प्रमाणित उम्मीदवार हैं उनमें से कम 70% को तो रोज़गार प्रदान किया जाना चाहिए और उन 70% में वेतन रोज़गार 50% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। हमने जो पीछे डिस्कस किया उसमें एक छोटी सी गलती कर दी। उसमें ये था कि 70% जो लोग हैं, यानी 100 में से 70 लोग जो सर्टिफाई हुए हैं उनको तो यहाँ पे रोज़गार प्रदान किया जाएगा और इस 70 में से 50% को कम से कम वेतन रोज़गार यानी वेज्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये एक उद्देश्य रखा है सरकार ने अपने समक्ष। फिर जो इसमें खर्चे लगेंगे उन सभी खर्चों की आपूर्ति के लिए एक कोष बनाया गया है जिसका नाम रखा गया कौशल विकास कोष। अब राज्य सरकार क्या कर रही है, वो बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और ITI स्थापित कर रही है। हालांकि यहाँ पे कुछ चिंताएं हैं। ये स्थापित तो आपने कर दिए, लेकिन गुणवत्ता का ध्यान कौन रखेगा? तो गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है। साथ ही हमने ऊपर देखा था कि महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी जो है वो बराबर नहीं है। संस्थानों में कर्मचारियों का अभाव है और विशेषज्ञों की भी कमी है, जिसके चलते उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। तो वही समय की मांग तो ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौशल विकास के दृष्टिकोण पर फिर से विचार किया जाए और सरकार उसकी समीक्षा करके कुछ संशोधित कार्यक्रम हमारे सामने लेके आए और जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा, जो आवश्यकता
भविष्य में बनने वाली है उसका आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार ही कौशल प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उसको तो अपना स्टाफ मिल जाएगा और यहाँ पे इन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कोई भारत सरकार की इस दिशा में पहल है कि नहीं, तो आप यहाँ पे इन पहलों को लिख सकते हैं, इनका उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। बेसिकली इसमें है क्या, जितने भी राष्ट्र भर में कौशल संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं उन सबको एकीकृत और मानकीकृत करने का यह एक प्रयास है। फिर ये एक स्मार्ट करके मिशन है जिसका फुल फॉर्म है स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिएशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। ये ध्यान कहाँ देता है, मान्यता और ग्रेडिंग पर यह ध्यान देता है और एक आईटी अनुप्रयोग ये प्रदान करता है। तो ये एक्रीडिएशन से और ग्रेडिंग से संबंधित है, ये आपको इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, ये एक्रीडिएट करता है। साथ ही ट्रेनिंग सिस्टम माफ़ कीजिएगा ट्रेनिंग सेंटर्स को ये लगातार मॉनिटर करता है और अगर वो अच्छे निकले तो उनको एफिलिएट करता है। तो इसका जो मेन काम है वो है ग्रेडिंग देना, उसका मेन काम है एक्रीडिएशन देना। फिर दोस्तों जो अगला इनिशिएटिव है वो संकल्प। संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक की मदद से चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे केंद्रित है, जिसके कारण वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का एटमॉस्फेयर बनाया जा सके। कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन पे भी यह ध्यान देता है। फिर श्रेयस करके एक मिशन है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनको औद्योगिक शिक्षुता तक के अवसरों को प्रदान करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा एक है असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक साइट की तरह काम करता है जहाँ पे एक व्यक्ति जो जॉब ढूंढ रहा है और एक फैक्ट्री का मालिक जो अपने लिए एम्प्लॉयज़ तलाश रहा है उनको ये मिलवाता है और इस प्रकार इस व्यक्ति को जॉब दिलवाता है और इस व्यक्ति को प्रॉपर स्टाफ दिलवाता है। फिर दोस्तों हम लोग स्ट्राइव की ओर चलते हैं। ये 2016 में लॉन्च था। इसका जो पूरा नाम है वो है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। मतलब आपकी स्किल्स को हमें इतना मजबूत करना है कि इंडस्ट्रियल वैल्यू को आप मीट कर सकें। साथ ही इसका ये फोकस है कि आपकी स्किल्स को इस प्रकार से डेवलप कराया जाए कि वो मार्केट के अनुसार रेलेवेंट हो सके। और कैसे कराएंगे, ये सब हम लॉन्ग टर्म वोकेशनल प्रोग्राम से कराएंगे। साथ ही जो ITIs हैं जो आपके स्किल्स को डेवलप कराने में मदद करेंगे, उनकी भी क्वालिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। वो भी ये जो मिशन है एम करता है। ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसको विश्व बैंक भी सपोर्ट करता है। ITIs की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने पे ये काम करता है, उनकी रेलेवेंस को बढ़ाने पे काम करता है, जिससे जो स्किल्स वो इम्पार्ट करें वो मार्केट रेलेवेंट हो। और साथ में शिक्षुता आधारित कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने का भी ये उद्देश्य रखता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हमसे एक मुद्दे पे बात करने को कहा गया है कि भाई आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच किस प्रकार से संतुलन बनाया जा सकता है और कैसे अभी कई सारे राष्ट्र, कई सारे देश इस संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं। इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार के आंसर में दोस्तों आपको क्या करना है, ये शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको शुरुआत करना है ये कहते हुए कि भाई एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एनर्जी जब आएगी तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को तो क्षति पहुंचाएगी। हमने यहाँ पे एनर्जी इसलिए चुनी है क्योंकि एनर्जी जो है दोनों चीज़ों के लिए कॉमन है, एनवायरनमेंट के लिए भी और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, देश के आर्थिक विकास के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाएं कि किस प्रकार से अगर हम लोग आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ेंगे तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा और किस प्रकार से एक राष्ट्र को दोनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। खास करके ये उन राष्ट्रों के साथ होता है जो अभी डेवलपिंग है। जो डेवलप्ड नेशन है वो तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा बैलेंस बनाने की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन एक ऐसा देश जिसके सामने उसका पूरा डेवलपमेंट बचा है, वो डेवलप कर रहा है अभी, वो अगर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देगा, पर्यावरण के संरक्षण की तरफ ध्यान देगा, तो उसकी इकोनॉमी को झटका लगेगा, वो अपनी आर्थिक विकास को पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उसके सामने ये समस्या
बहुत विशालकाय रूप ले लेती है कि भाई क्या मैं अपने पर्यावरण को बचाऊं या मैं अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आर्थिक विकास बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ेगा, अगर इसको रोकेंगे तो ये भी नीचे जाएगा। तो इस पूरी समस्या के बारे में आपको यहाँ पे जिक्र करना होगा और फाइनली आपको ये लिख के अपना उत्तर समाप्त करना होगा कि एक राष्ट्र को आखिरकार करना क्या चाहिए अगर वो इसको अचीव करना चाहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप शुरू कर सकते हैं ये लिख के कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऐसे सोर्सेज से आती है, ऐसे स्रोत से आती है जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें पेट्रोल से आती है ऊर्जा, जिसमें कोयले से आती है ऊर्जा। तो ये दोनों ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वाटर संबंधी पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, साथ में एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, साथ में सॉइल का डिग्रेडेशन करते हैं, यानी मिट्टी को, मृदा को प्रभावित करते हैं, जो आसपास की वायु है उसको प्रभावित करते हैं और जल को भी प्रभावित करते हैं और इसको दूषित करते हैं। अब भाई समस्या यहाँ आती है जब हम देखते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के, यानी जितना आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी बढ़ेगा। और क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अपने आर्थिक विकास पे अभी ज़्यादा ध्यान देती है, कार्बन उत्सर्जन की समस्या से भी वो काफ़ी ज़्यादा जूझती हैं। ये सीधी सी बात इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए होंगी, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए होगी, व्हीकल्स बढ़ेंगे और भी अलग अलग प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज बढ़ेगा। और अगर इन फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज बढ़ेगा तो इनके जलाने की वजह से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। तो आज के समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक डेवलपिंग नेशन और एक डेवलप्ड नेशन दोनों के लिए ही अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या उत्सर्जन को बराबर बैलेंस करना एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो ये भी अपने आप बढ़ेगा, अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये भी दबेगा। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास तो इतना पैसा है, इतने संसाधन हैं कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं कि किस प्रकार हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें, क्लीन रिसोर्सेज की तरफ बढ़ें। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इतना पैसा लगा पाएँ कि वो पूरी क्लीन एनर्जी की प्रणाली ही खुद विकसित करें, तो उनके लिए थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। तो इन सभी मुद्दों पे आपको अपने उत्तर में बात करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हम लोगों ने आंसर कैसे बनाया है। सबसे पहले एनर्जी के बारे में बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में, और सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हालांकि जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये उन सोर्सेज से आती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये विभिन्न पर्यावरण से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मिट्टी का कटाव और वनों का क्षीण होना। अब भाई एक चीज़ मानी जाती है कि अगर आर्थिक विकास की तरफ आप जाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन का उससे सीधा संबंध है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए हम जो भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन का कारण बनेंगे। और जो विकासशील देश हैं उनको तो अपने आर्थिक विकास पे ध्यान देना ही पड़ता है। तो जब वो विकास के लिए पेट्रोलियम और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे, उनका उपयोग करेंगे, तो इसके कारण कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो अगर हम इस परिदृश्य में देखें तो आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच में संतुलन बनाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश के लिए वो उतना ही मुश्किल भी हो जाता है। अगर आप आइडियल एग्जाम्पल की बात करें, आदर्श उदाहरण की बात करें, तो स्कैंडिनेविया का आप उदाहरण ले सकते हैं, यूरोप का ले सकते हैं। यहाँ पे देखा ये गया कि आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पर्यावरण के नुकसान में कमी आई। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत देश होते हैं उनके पास अनुसंधान के लिए अच्छा खासा पैसा होता है, अच्छा खासा निवेश होता है। वे ऐसी प्रौद्योगिकी को उपयोग करना चाहते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर हो सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। ये जो देशों की हमने बात की, इन्होंने बेसिकली फोकस ये किया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जा सके जो कार्बन उत्सर्जन की कमी की तरफ केंद्रित हो और साथ साथ सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करे, उसकी ओर अधिक उन्मुख हो। हालांकि अगर विकासशील देशों की आप बात करेंगे तो उनकी निर्भरता तो रहेगी ही जीवाश्म ईंधन पर, और वो अपने विकास के ऐसे चरण में हैं
कि अगर वो इस चीज़ पे कटौती करेंगे तो उनके विकास को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे देशों में आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संबंधी नुकसान साथ में आना लगभग तय है। इसीलिए तर्क ये दिया जा सकता है कि जब एक विकासशील देश यानी एक कंट्री डेवलपिंग हो तब तो भाई कार्बन उत्सर्जन होगा ही, पर अपने इस सफ़र में जब वो कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुकी हो तब वो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रयास करे। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद उसको आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये उत्तर, ये सजेशन, ये एडवाइस देते हुए समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसको और बेहतर समझने के लिए आप एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व का भी मेंशन अपने आंसर में कर सकते हैं, इसका भी संदर्भ दे सकते हैं। ये कर्व ये बताता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा ही, यानी पर्यावरण को नुकसान होगा ही। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसके बाद फिर वो इकोनॉमी अपने आप को पर्यावरण के संरक्षण के साथ जोड़ लेती है और उसके आगे जो उसका डेवलपमेंट होगा या जो उसकी आर्थिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक विकास होगा, उसके साथ एनवायरनमेंट का या पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है वो कम होगा। यानी शुरुआत में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके आर्थिक विकास के साथ जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन है वो बढ़ेगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आपका आर्थिक विकास तो जारी रहेगा लेकिन उसके बाद एनवायरनमेंट को भी बचाने की ओर आप उन्मुख हो पाएंगे। और आमतौर पर ये तब होगा जब धीरे धीरे आप सर्विस सेक्टर इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ निकलेंगे। तो इसका जिक्र अगर आप अपने उत्तर में कर देंगे तो आपका उत्तर और बेहतर बन सकता है। यही जो पूरी चीज़ है ये यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। कहते शुरुआत में एनवायरनमेंट को नुकसान होगा लेकिन एक पॉइंट पे आके एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के प्रति कोई भी देश अपनी प्रतिबद्धता दिखाने लगेगा। तो यानी कि एक बहुत बड़े तौर पे ये कहा जा सकता है कि आर्थिक विस्तार एक समय के बाद पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकता है। ये चीज़ अगर आपके क्वेश्चन में जो शब्द सीमा है आपको अलाउ करे तो आप इसका भी मेंशन कर सकते हैं, इससे आपका उत्तर और बेहतर हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों आप इस प्रकार से उत्तर अपना लिख रहे हैं तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना के आप ये कर्व बता सकते हैं और फिर अपना उत्तर लिखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका जो उत्तर है और इंटरैक्टिव और बेहतर और ज़्यादा कंटेंट से लोडेड हो जाएगा। तो अपने इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इसके सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।